हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग डे 7 में प्रीलिम्स 2019 का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। देखिए, इसमें कुछ टाइप का बैंकिंग सिस्टम या मिशन के बारे में बात किया। अपने को बताना उसमें किसमें सर्विस एरिया अप्रोच इन्होंने यूज किया था। एक्चुअल में बैंकिंग स्कीम के अंदर आता है ये। पहला ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नहीं, अगर यहीं पे अपने को रीजनल रूरल रूरल बैंक बोलता ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि इसका अप्रोच भी सिमिलर है। सेकंड है लीड बैंक स्कीम। यही आंसर बी आंसर है, फैक्चुअल सवाल है। देखिए, 2019 का सवाल है, उस टाइम के करंट अफेयर्स में ज्यादा चल रहा था, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज करंटली इसके बारे में कोई डिस्कशन है नहीं। ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। पर इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग आपको इकोनॉमी के से ये समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स माने एक तरह का मिनरल होता है जो कि मेजरली फाउंड नहीं होता, या फिर एक तरह का रेयर अर्थ मटेरियल भी आप बोल सकते हो, या फिर ऐसा मटेरियल जो काफी सिलेक्टेड एरिया में पाया जाता है, जिसका मेजर यूज भी नहीं है। उस टाइप से कोई चीज को माइनर मिनरल डिफाइन किया जाता है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, पर इसी सेंस से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। ये बात सही है, सैंड इज अ माइनर मिनरल। फैक्चुअल जानकारी अगेन। सेकंड आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, बोला स्टेट गवर्नमेंट का लीजिंग का पावर तो है, पर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग फॉर मिनरल माइनर्स। माने आप लीज करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा लीज करने का तरीका पे, और इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। आपको लगता है इतना पेचीदा फ्रेमवर्क हो सकता है? नहीं हो सकता लॉजिकली भी। तो 2 और 3 जो है ना, ये साथ में कभी सही नहीं होंगे। या तो 2 सही होगा, 3 सही होगा। जिस ऑप्शन में 2 और 3 है उसको हटा दीजिए, तो बी हट गया और डी हट गया। अपने पास क्या बचा? ए और सी। इसका मतलब 3 तो डेफिनेटली राइट है, माने ये सही है। ठीक, अपने आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। क्या फर्स्ट सही है? अपने देख चुके फर्स्ट सही है ऑलरेडी, तो अपना आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, थोड़ा सा ऐसे भी कई बार एलिमिनेट करना पड़ता है। जब आपको पूरी तरह से फैक्ट क्लियर ना हो तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। यूपीएससी ऐसा हिंट हर क्वेश्चन में देता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। ये क्या बोल रहा है कि इंडिया है, ये कंट्री है, वर्ल्ड में ऐसे 203-4 कंट्री है, ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं। अब इंडिया एज अ कंट्री जो किसी डेप्ट ले रहा है, तो खाली वो गवर्नमेंट ही ले रही है, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? अगर गवर्नमेंट डेप्ट का स्पेसिफिकली पूछा होता तो सीधा सा बात था, एक्सटर्नल डेप्ट। पर यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब वो नहीं जो हम लोग समझते हैं। इसमें गवर्नमेंट डेप्ट का बात नहीं कर रहा, इसमें इंडिया का डेप्ट का बात कर रहा है। इस कारण से सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी मोस्ट पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो। एक गलत बात भी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कैसे काम कर रही है भाई? हवा में थोड़ा ना काम कर रही है, वो भी तो एक्सटर्नल डेप्ट लेके रखी है फॉरेन कंपनी से, फॉरेन इन्वेस्टर्स से। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस। ऑल, देखिए सबसे बड़ा पहला गलती यही हो गया, ऑल है नहीं। देखिए, यूएस डॉलर हो सकता है मेजोरिटी में हो, ठीक है ना? तो मैं और भी करेंसी है ना, जापान का युआन है, और भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, चाइनीज येन भी हो सकता है अपने पास, रशियन रबल भी अपने ट्रेड कर रहे हैं आज के दिनों में। जैसे आज के दिनों में, पहले इतना नहीं था, तो उस हिसाब से सिर्फ रशियन डॉलर में ऑल तो होगा नहीं, ठीक है ना? इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इकोनॉमी का उस टाइम करंट अफेयर का सवाल था, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट कभी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक। अब देखिए, कोई बैंक है, बाकी दुनिया समाज जो भी है, बैंक में कुछ पैसा लोग डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक को पैसा दोबारा लौटाना होता है। जितने भी डिपॉजिट्स हैं जो पैसा लोग बैंक में जमा करते हैं, टर्म डिपॉजिट या फिर कुछ भी डिपॉजिट मान लीजिए आप, ये सारे डिपॉजिट क्या बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को चुकाना है दोबारा, ठीक है? तो डिपॉजिट इज द आंसर, डी। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ के समझा सकता हूँ, पर इस सेशन में टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना भी काफी, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कैसे सोचना है, इट विल हेल्प यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस का मतलब क्या है? जैसे अपना इंडियन करेंसी आईएनआर है, इसका सिंबल ये है, ये भी किसी को डाउट हो तो देख ले। अब वर्ल्ड में कोई भी करेंसी है, मान लीजिए यूएसडी। अगर इंडियन करेंसी का कब क्राइसिस आएगा? जब वर्ल्ड में अपने को कोई दूसरा करेंसी, जिसका हार्ड करेंसी, जैसे यूएसडी है, चाइनीज है, फिर रबल है, ये सब जो हार्ड करेंसीज है, इनसे अगर अपने इनके एक्सचेंज में अपने इंडियन रुपी सफिशिएंट ना दे पाए, इसका मतलब समझ लो आज जैसे कि 1 यूएस डॉलर अचानक से 100 रुपीज हो गया, तो ये क्राइसिस का घड़ी है, बिकॉज हम लोग का सफिशिएंट रुपी नहीं है डॉलर को खरीदने के लिए। समझ लो, एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो क्राइसिस कब आएगा? क्राइसिस तब आएगा जब हमारे पास फॉरेन करेंसी ऑलरेडी नहीं आएंगे, बिकॉज इंडिया इज अ इम्पोर्ट हेवी कंट्री। इंडिया बहुत सारा माल इंपोर्ट करता है, तो अगर हमारे पास
बाहर से कुछ करेंसी नहीं आए इंडिया के, या तो एक्सपोर्ट के जरिए, रेमिटेंस के जरिए, तो हम लोग उसको खर्चा कैसे करेंगे इम्पोर्ट के लिए? नहीं कर सकते। इसीलिए फॉरेन करेंसी हमें चाहिए बेसिकली। तो कैसे कैसे तरीके से फॉरेन करेंसी हमें मिल सकता है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर। बिल्कुल ये होगा। अब इंडियन आईटी सेक्टर में कोई पैसा अगर इंडिया में आएगा फॉरेन करेंसी, तो वो इंडिया उसको यूज कर सकता है ना। हमेशा ये मत सोचिए इंडिया यूज कर रहा है तो मैंने गवर्नमेंट यूज कर रहा है। आप और हम भी यूएस डॉलर यूज कर रहे हैं, वो भी इंडिया में ही आ रहा है, इंडिया में ही जा रहा है, इंडिया से ही जा रहा है। तो वैसे देखिए। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब कल गवर्नमेंट खुलेआम रुपया खर्चा करने लगा, लो भाई आप भी 100 रखो, आप भी 100 रखो, तो इंडिया का इतना सफिशिएंट रुपये बचेगा ही नहीं डॉलर खरीद पाए वो। फॉरेन करेंसी से कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। टू इज रॉन्ग। टू रॉन्ग है तो सीओडी हट गया। फिर थर्ड क्या है? रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन सपोर्ट। ये तो मैंने इसी को समझाते समझाते बोल दिया था कि रेमिटेंस से हमें पैसा मिलता है। इंडिया इनफैक्ट इज द बिगेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड। तो इसलिए 3 वाला राइट है, आंसर होगा बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? देखिए आपको पता होगा सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, उसमें गवर्नर का अपॉइंटमेंट बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट होता है। गवर्नर जो होता है हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट होने के कारण गवर्नर को ज्यादा पावर होता है स्टेट में। एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है कुछ कुछ गवर्नर को, जो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता स्टेट के अंदर। तो इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन को और इनहेंस करने के लिए ये सजेस्ट किया गया था, कुछ कुछ रिकमेंडेशन था कि पहला तो सीएम से कंसल्ट किया जाए स्टेट के गवर्नर अपॉइंटमेंट करने से पहले, प्लस वो वहाँ का लोकल ना हो, प्लस वहाँ पे उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो। ऐसे कुछ क्राइटेरिया है। ये सब सरकारिया कमीशन मेनली और पंछी कमीशन सेकंड, ये दोनों ने ज्यादा फोकस किया था। इसमें ऑप्शन में सरकारिया कमीशन सी है, तो देखते हैं टिक लगा देंगे बिना माथा लगाए और विल मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following is issued by registered foreign portfolio investor? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई जिसको अपने बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसको प्यार से हम लोग एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों सेम चीज को रेफरेंस करता है इन जनरल टू ओवरसीज इन्वेस्टर। अगर कोई ओवरसीज इन्वेस्टर हमारे इंडिया है, इंडिया के बाहर का देश है, अब कोई इन्वेस्टर आके बोला कि भाई हमको इंडिया के मार्केट में कोई पैसा डालना है, तो बोला ठीक है भाई आप हमारे थ्रू डाल दीजिए, एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, बोला आप मेरे को दीजिए, हम आपका पैसा यहाँ लगा देंगे, हम इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, हमका पैसा लगा सकते हैं इंडिया में। तो बोला ठीक है आप मेरा पैसा लीजिए, और ये बोला आपको कोई हम सबूत, आपको कोई सेबी में रजिस्टर भी नहीं करना पड़ेगा हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास स्पेशल सुविधा है। तो ये उसको पी नोट इशू करता है। पी नोट माने पार्टिसिपेटरी नोट, कि आपने इंडियन शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, ये आपका पार्टिसिपेटरी नोट है। इसका रेगुलेशन बहुत हल्का है, इनको सेबी का रजिस्टर भी नहीं करना पड़ता, जो इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, उनको हम लोग पार्टिसिपेटरी नोट देते हैं, जिसको हम लोग डी में मार्क किए, ठीक है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका नोट उसको देते हैं। एज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट। अगर आपको पता तो अच्छा है, नहीं पता तो आप सीख जाएंगे आज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर लॉ द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। बस सही है, इसको हम लोग कैंपैक्ट की तरह बोलते हैं शॉर्टकट में, जो पूरा एक्ट का नाम लिखा है कैंपैक्ट या फिर कैंपा। ये जो कैंपैक्ट है स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे है। इसमें जो जो भी पैसा, अगर समझ लिया आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट में फॉरेस्ट को हटाया और वहां पे कुछ प्रोजेक्ट लाया, तो उसमें आपको 100% जो पैसा कंपनसेट करना होगा फॉर रिमूविंग दैट फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ मेनी थिंग्स, जो 100% कंपनसेशन आपको करना होगा, वो आपको 80% स्टेट को करना होगा और 20% आपको सेंटर को करना होगा। मेनली एग्जीक्यूटिव वर्क सारा स्टेट करता है, सेंटर खाली रेगुलेट करता है इन जनरल। ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं है पर इसी टाइप का वर्क है। तो दिस इज द आंसर, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016। ये बात गलत है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है लोगों पर पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, और मैंडेटरी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो अपना आंसर आएगा ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस में रेगुलेटर कौन आपको बताइए? IRDAI है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में कोई कौन है? ट्राई है। इलेक्ट्रिसिटी में काफी सारे हैं, अलग अलग है, तो उसको अभी लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह के देखिए जो सेक्टर्स है, इनको कौन रेगुलेट करता है? अपने तो मानते हैं यही मार्केट रेगुलेट करते हैं, पर इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको क्या है, देखिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाता है। इनकी कोई कमेटी बने डिस्कशन के लिए, तो इनको ये अकाउंटेबल होंगे कि आप भाई क्या कर रहे बताइए, नया पॉलिसी बनाए आप पे, या फिर आपको कोई दिक्कत तो बताइए, उसका पॉलिसी बनाए। फिर पार्लियामेंट्री की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी, वो भी करेगी। ऐसी कोई समझ लीजिए कोई कमेटी नहीं है, कोई अर्जेंट मुद्दा आ गया तो एडहॉक कमेटी भी काम कर सकता है। तो मेनली पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होगा, अदरवाइज तो ये इनके पास खुद ही अपने अपने हाई लेवल पोस्ट पे
सेक्रेटरीज होते हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको समझना है। तो आंसर होगा ए और 1 और 2। अब फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नीति आयोग, ये सब क्या एडवाइजरी बॉडीज है। फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी बॉडी, फाइनेंस कमीशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट मेनली एन एडवाइजरी बॉडी। जितने भी कमीशन बोल के चाहिए होते हैं ना, दे एडवाइजरी बॉडीज। जैसे नीति आयोग भी है, वो प्लानिंग बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, इसका कोई एग्जीक्यूटिव पावर एसेस नहीं है, ठीक है ना। दे हैव बीन आस्क्ड टू एडवाइस, तो इसलिए 3 4 5 नहीं होगा। आंसर इज ओनली 1 एंड 2, दैट इज ए। हैव यू अंडरस्टैंड? तो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग करने में आपको हेल्प होगा ये सब समझने में। तो पॉलिटी का एकदम विचित्र क्वेश्चन है, सब लोग कई बार सिली सिली मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कमीशन क्या होता है, कमिटी क्या होती है, सेक्रेटेरिएट क्या होता है, सब छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है ना। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान। आपको पता होगा इंडिया जो है सोवियत यूनियन या कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट की तरह जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया हैज शिफ्टेड टू द 5 ईयर प्लान मॉडल, FYP। जो हम लोग 12th 5 ईयर प्लान जब चल रहा था तब हम लोग ने बर्खास्त किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म किया और हम लोग नीति आयोग सेटअप किया। नीति आयोग सेटअप किया ताकि फेडरलिज्म में स्टेट को भी सेम मिले। अभी तक खाली प्लानिंग कमीशन में सेम मिल रहा था, खाली प्लानिंग कमीशन को, ठीक है ना। तो स्टेट को भी सेम मिले, इसलिए फेडरलिज्म को प्रमोट करने का नीति आयोग बनाया। वो उस इसलिए आपको ये पर प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान का बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या बोला है, क्या आंसर सही है पूछ रहा है। फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा ये पीसी महानबली इस मॉडल में यूज किए थे सेकंड 5 ईयर प्लान में। इस कंटेक्स्ट में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान। इसके बारे में खासकर अवेयरनेस होना चाहिए। 1 तो करेक्ट है, तो अपने पास बच गया ए और डी ऑप्शन। अब अपने को 2 पता है श्योर सही है, तो 2 देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड देखना अपने को। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन द 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। ऐसा नहीं है, थोड़ा लेट ही हुआ था। थर्ड वाला तो गलत है, थर्ड गलत है तो ए आंसर हो गया। देखिए इसमें कोई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग करने का बात नहीं है। आपको पता है तो पता है, तो पढ़िए तो रटिए, जिस भी तरह से पढ़ सकते हैं। पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 5 ईयर प्लान आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए फ्लो के मेथड से, इस तरह से 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ था, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड। तो ये कुछ आंसर कीज है, ये कुछ आंसर कीज है यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर कीज। ये क्वेश्चन बुकलेट में हम लोग डेली अटैच करते हैं, ये वीडियो के संग शेयर हो जाता है। और ये वीडियो जो है 7:45 के बीच में डेली यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल में अपलोड किया जाता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को डेली देख पाएंगे और आपका प्रीलिम्स का रिवीजन प्रीवियस क्वेश्चन का इजीली हो जाएगा। तो दिस वाज इट, यही था आज का। आपको आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन बुकलेट का मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बुकलेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे ज्वाइन करें, ऐसे एक्सेस करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेष फॉर द एग्जामिनेशन।